तो अभी तक अपने अपना आधा चैप्टर खत्म कर लिया, जिसके अंदर हमने पढ़ ली फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, और अब पढ़ने वाले हम अपना चैप्टर का नेक्स्ट हाफ, जिसके अंदर हमें पढ़नी है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होगी, यानी हम अपने जो प्योर मेटल्स हैं वो कहाँ से निकाल पा रहे, कैसे निकाल पा रहे, उन्हें निकालने का तरीका क्या है, वो सब हमें कौन बताएगी, मेटलर्जी बताएगी। मेटलर्जी पढ़ने से पहले हम पढ़ने वाले हैं अपना रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट के अंदर हमने रिएक्शन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो पावरफुल मेटल होगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो वो किस हिसाब से चलेंगी चीजें, वो इसके हिसाब से चलेंगी चीजें। तो आप पूछोगे इसका यहाँ पे क्या काम है। अभी हम क्या करने वाले, एक्सट्रैक्शन करने वाले मेटल का, यानी उसे बाहर निकालने वाले किसी चीज में से। तो हम उसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से निकाल लेंगे। जो हाईली रिएक्टिव होगा उसका अलग प्रोसेस होगा, जो लीस्ट रिएक्टिव होगा उसका अलग प्रोसेस होगा, जो मॉडरेटली रिएक्टिव होगा उसका अलग प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। अब मैंने आपको कहा था पीरियोडिक टेबल तो जरूर देख लेनी है। तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, या फिर आपके कुछ याद भी हो गए होंगे। के का मतलब क्या है, पोटेशियम। ठीक है, Na का मतलब सोडियम, Ca का मतलब कैल्शियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, Al का मतलब एल्यूमिनियम, Zn का मतलब जिंक, Fe का मतलब आयरन, Pb का मतलब लेड, H का मतलब तो आपको बताइए होगा हाइड्रोजन, Cu का मतलब कॉपर, Hg का मतलब मरकरी, Ag का मतलब सिल्वर, और Au का मतलब गोल्ड। ठीक है, एक छूट गया इसमें, Pt, प्लेटिनम। ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे जैसे हम डाउन द सीरीज आएंगे, नीचे की तरफ जब आएंगे, तो वैसे वैसे ना रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे नीचे आएंगे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सबसे ऊपर वाले होंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। फिर जो बीच में होंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। और लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, देखो सबसे कम रिएक्ट करेंगे। तो तीनों का अलग अलग हिसाब होगा एक्सट्रैक्शन करने का, वो हम आगे देख लेंगे। इसे फटाफट नोट करो। अपना निमोनिक बनाओ, किसी के निमोनिक की जरूरत नहीं है, अगर मैं भी दूं तो वो आपको समझ में ना है। अपना निमोनिक बनाओगे, अपने तरीके से याद करोगे, बहुत ईजी रहेगा याद करना। ठीक है, तो अपना निमोनिक बनाओ, उससे याद करो। जो डायरेक्ट याद कर सकता हो डायरेक्ट याद करो। ठीक है, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, मेटलर्जी। बहुत आसान है, सुनने में ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या पढ़ने वाले मेटलर्जी, लेकिन है बड़ी आसान सी चीज। इसके अंदर छोटी छोटी टर्म्स है, वो अगर आपको समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेटलर्जी क्या होगी, एक साइंटिफिक प्रोसेस है मेटल को एक्सट्रैक्ट करना उसके ओर से, या फिर मिनरल से, या फिर बोल सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल के एक्सट्रैक्शन कराने के लिए जो हम यूज करेंगे वह टर्म या फिर ब्रांच वो होगी मेटलर्जी। दूसरी टर्म देख लेते हैं अपनी, मिनरल्स। नेचुरल कंपाउंड्स कंटेनिंग ओर्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास क्या होंगे, ओर्स होंगे, सॉरी ओर्स कह रहा, मेटल्स। ओर्स भी देखेंगे अभी क्या होंगे, बार बार जुबान पे आ रहा, मेटल्स। ठीक है, ऐसे पत्थर, चट्टान बड़ी बड़ी जिनके अंदर मेटल होगा, उन्हें हम क्या बोल देंगे, अपने मिनरल्स बोल देंगे। ठीक, अब देख लेंगे, और बड़ा जुबान पे आ रहा बार बार। ओर्स कुछ नहीं होता, ओर्स भी मिनरल की एक फॉर्म है, लेकिन ओर्स क्या है, अब समझो दो आपको दो पत्थर मिल गए रास्ते में पड़े हुए।
अब आपको उनमें पता है कि इसमें भी क्या बोल सकते हैं लोहा है और इसके अंदर भी लोहा है, लेकिन आपको दिख रहा कि एक पत्थर के अंदर ज्यादा लोहा है, उसके अंदर गंदगी कम है, लेकिन एक पत्थर के अंदर गंदगी ज्यादा है लोहा कम है, तो आप किस वाले को ज्यादा प्रेफर करोगे, भाई ये वाला ले चलो अपने साथ में उठा के, इसे छोड़ दो, तो वो होगा आपका और। मिनरल तो वो भी था, उसके पास भी मेटल था, लेकिन और क्या होगा, जिसके पास ज्यादा कंसंट्रेशन में क्या होगा, मेटल होगा, जिसके अंदर हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक, तो लिख लेंगे मिनरल कंटेनिंग more amount of metal and can give maximum profit। ये होगा आपका और। एग्जांपल ले लेंगे कुछ और के, जैसे रॉक सॉल्ट, ये होगा आपका सोडियम का, ठीक है। जिंक ब्लेंड, ये होगा आपका जिंक का। बॉक्साइट, ये होगा आपका एल्यूमिनियम का, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म आएगी आपकी गैंग्यू पार्टिकल्स। गैंग्यू पार्टिकल्स, ठीक है, वो वाला नहीं है वो, ठीक है। गैंग्यू पार्टिकल्स क्या लिखेंगे इसमें, अभी बताया था ना, मिनरल के अंदर मेटल के साथ गंदगी भी होगी, तो जो वो गंदगी है उसे ही हम क्या बोल देंगे, गैंग्यू पार्टिकल्स, ठीक है। तो द इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट विद मेटल्स इन अलोंग, और लिख देना प्रेजेंट अलोंग विद मेटल्स इन पोर्स, ये क्या होंगे हमारे गैंग्यू पार्टिकल्स। तो आपकी कुछ बेसिक टर्म्स थी, अब इसके बाद समझेंगे असल में एक्सट्रैक्शन होगा कैसे, फटाफट नोट करो। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, हेडिंग लगा लो, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेट करना, कंसंट्रेट जितना भी उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके, सिर्फ और सिर्फ जब हम उनमें उसमें से निकाल लें, सिर्फ और सिर्फ उसमें मेटल बचे, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी उसकी गंदगी उससे हमें अलग करनी, और जितना हो सके हम उसमें मेटल अलग करना, तो इसे क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। तो जैसे चाय बनाते हैं, चाय के अंदर हमने चाय छन्नी रख दी, चाय उबाल के उसमें डाल दी छन्नी में, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी चाय नीचे चली जाए, और जितने भी उसके अंदर चाय पत्ती इलायची अदरक जो भी डाल लो सबका सब ऊपर रह जाए, तो यही होगा हमारा कंसंट्रेशन। तो लिख लेंगे इन दिस मेथड या इन दिस प्रोसेस इम्प्योरिटीज यानी गैंग्यू पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बाय कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका और का जो कंसंट्रेशन करना, उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे अलग होगी। अब आपके पास इतना डिटेल तो है नहीं, तो बस यहाँ लिख सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ और डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैंग्यू पार्टिकल्स, ठीक है। अब मैं बता सकता हूँ आपको प्रोसेस भी, लेकिन कुछ फायदा नहीं है, आपको कोई काम नहीं आने वाला फिलहाल, वो अपने बोर्ड्स पे फोकस करो, तो इस देखने की जरूरत नहीं है, वैसे बताने को बता सकता हूँ, लंबा खिंचाएगा, कुछ फायदा नहीं। तो बस इतना याद रख लो कि नेचर ऑफ गैंग्यू पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्सट्रैक्शन हमें कैसे करना, कंसंट्रेशन किसका, मेटल का और गैंग्यू पार्टिकल्स का, ठीक है। जैसे लो एक एग्जाम्पल दे ही दूँ, समझो आपके पास क्या है, रेता, और रेते के अंदर क्या है आपका लोहा। अब लोहे के पार्टिकल्स रेते से बड़े होंगे,
तो मैंने क्या करना, एक छन्नी लेनी, छन्नी के ऊपर वो डाल लेना रेते के साथ क्या, आयरन। अब मैं उसे हिला दूंगा ऐसे, अब जब हिलाऊंगा तो रेता सारा नीचे निकलेगा और ऊपर क्या रह जाएगा, आयरन। तो इसी तरीके से कई सारे मेथड्स होंगे आपके जो आप अपनी 11th-12th क्लास में पढ़ने वाले, फिलहाल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्शन, नंबर 2, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। In this method, we extract metal from its ore from different methods, different methods, ठीक है। अब नेचर के हिसाब से, रिएक्टिविटी के हिसाब से, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो उस हिसाब से हमारे पास 3 टाइप के क्या है, मेटल्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, there are, on the basis of reactivity, extraction of metal is of 3 types, ठीक है। नंबर 1, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन। नंबर 2, मॉडरेटली रिएक्टिव। नंबर 3, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। यार कुछ गलत लिख दी मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, एक्सट्रैक्शन मत लिखना है, एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस तो आपके लिखना है ना। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटल, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम कितने टाइप के हमारे पास मेटल होंगे, ठीक, फिर उनका एक्सट्रैक्शन करना, 3 टाइप्स ऑफ मेटल, ठीक। अच्छा, हाईली में लिख सकते हो सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, और इसके अंदर लिख सकते हो अपना एल्यूमिनियम और जिंक, ठीक है। इसके अंदर लिख सकते हो मरकरी, गोल्ड, सिल्वर। तो ये आपके 3 तरीके के मेटल होंगे। अब हमें देखना, सबसे पहले देखेंगे हाईली रिएक्टिव का, उसके बाद देखेंगे मॉडरेटली, उसके बाद देखेंगे लीस्ट रिएक्टिव। फटाफट नोट करो। अब देखते हैं अपना एक्सट्रैक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल का, कैसे उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो आपने एक टर्म जरूर सुन ली होगी अब तक, अब तो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग समझ में आई होगी, किसी को नहीं समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ आई और अगर थोड़ी मोड़ी भी समझ में आई है तो अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, कुछ नहीं है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे स्टेप लिख देना, फुल नंबर मिलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले कैसे होगा इनका एक्सट्रैक्शन, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। कैसे करनी है, सबसे पहले कंटेनर ले लेंगे, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमें 2 स्ट्रिप डालनी, इसके लिए आपको एनोड और कैथोड पता होना चाहिए। एनोड आपकी होगी पॉजिटिव, कैथोड आपकी होगी नेगेटिव। तो यहाँ लिख सकते हो एक तरफ, वैसे तो डायग्राम में भी लिखेंगे, एनोड आपकी होगी पॉजिटिव और कैथोड आपकी होगी नेगेटिव, ठीक है। इसे कनेक्ट कर देना किसी पावर सोर्स से, ऐसे घर पे नहीं होते ये सब, ये अच्छी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, या फिर हमें लैब में अगर करना हो तो वहां पे होंगे, ठीक। तो ऐसे हमने 2 मेटल की स्ट्रिप कनेक्ट कर दी। अब एक इसमें से जो मेटल की स्ट्रिप है वो होगी इम्प्योर मेटल की, इम्प्योर मेटल, और जो एक मेटल की स्ट्रिप होगी वो होगी हमारी प्योर मेटल की। अभी जो इम्प्योर मेटल वाली स्ट्रिप है इसे ही हम बोल देंगे एनोड, ठीक है, इसका ही नाम है एनोड। और जो हमारी प्योर मेटल वाली स्ट्रिप है इसका ही नाम है कैथोड। अब इसके अंदर हमें एक ले लेना सॉल्यूशन,
ये होगा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसका आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना मेटल का, वो लिख सकते हो। जैसे हमने ले लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, तो हमने ले लिया NaCl, ठीक है। अब क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। इलेक्ट्रिसिटी पास करते क्या होगा, आपका जो NaCl है वो स्प्लिट हो जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके अंदर ये स्प्लिट हो गया। ऊपर से जो आपका इम्प्योर मेटल है, एनोड है, वो पिघल के नीचे आना शुरू हो जाएगा, मतलब इसमें से जो मेटल है वो निकल के नीचे आना शुरू हो जाएगा, इम्प्योरिटीज बोल लो। ये इम्प्योरिटीज इस जगह पे जमा हो जाएंगे, इस इम्प्योरिटी को बोल लेंगे एनोड मड। मड माने कीचड़, मतलब एक तरीके से इम्प्योरिटी। अब जितना इसमें से यहाँ नीचे गिरा उतना ही आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज वाली, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाली। तो इसके अंदर से जो नेगेटिव आयन होंगे वो चले जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव वाले होंगे वो इधर। तो हमारा जितना भी सोडियम होगा वो किसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, प्योर मेटल वाली स्ट्रिप के ऊपर, क्योंकि वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो वो इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। और जो आपके नेगेटिव आयन है वो चले जाएंगे उधर, जैसे क्लोरीन इसके ऊपर। इसका वैसे हमें कुछ काम नहीं, सारी इम्प्योरिटी एक ही जगह आ जाएगी। और हमारा एक्सट्रैक्शन हो गया सोडियम का, हम अपनी प्योर मेटल की स्ट्रिप अलग कर लेंगे और इसका हो गया एक्सट्रैक्शन। ये था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हाईली रिएक्टिव मेटल की। खुद लिख सकते हो लैंग्वेज, नहीं लिख सकते तो मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, वी मेक प्योर मेटल एज कैथोड एंड impure एज एनोड, ठीक है। ऑन पासिंग करंट metal from electrolytic solution get deposited on cathode, ठीक है, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ sorry equal amount of metal from impure metal strip get dissolved in electrolytic solution और एज एनोड मड, ठीक है। ये थी आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल की रिफाइनिंग। बहुत अच्छे तरीके से समझाया, इजी तरीके से समझाया। जिसको एक बार में समझ में नहीं आया वैसे तो आ गया होगा, रिवाइंड करके देखो, रिपीट करके देखो, बहुत ईजी है। फटाफट नोट करो, फिर देखते हैं अपनी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल की कैसे होगा एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग में ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ moderately reactive metals, ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, बहुत ही इजी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे, ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, ठीक है। तो मजा आएगा, पढ़ेंगे, देखते हैं कैसे एक्सट्रैक्शन होगा। सबसे पहले आपके जो मेटल्स होंगे ना, जैसे कि मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, आयरन, अरे यार या तो पूरा ही लिखो इसे, ठीक है, आयरन और मैग्नीशियम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम भी। ये क्या है, आपके मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, आर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। और ये कैसे प्रेजेंट होंगे जनरली, दो फॉर्म्स में। दे आर जनरली प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स। कौन कौन सी, कार्बोनेट्स
एंड सल्फाइड्स। अभी जो कार्बोनेट और सल्फाइड्स होंगे इनमें से और निकालना, मतलब इनके अंदर से मेटल निकालना ना बड़ा मुश्किल है, मुझे बड़ी मेहनत मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया इन कार्बोनेट और सल्फाइड को हम कन्वर्ट कर लेंगे ऑक्साइड्स के अंदर, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, ऑक्सीडेशन तो पड़ी रखा हमने। तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स is complex and easier to extract from their oxides, so they must be converted into ऑक्साइड्स। तो बस हम इन्हें क्या कर लेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके अंदर से मेटल निकाल लेंगे, क्योंकि उसके अंदर से मेटल निकालना इजी है। ठीक, अब कैसे करेंगे भैया ऑक्साइड उसमें कन्वर्ट, तो कन्वर्ट करेंगे दो मेथड से। तो देयर आर टू मेथड्स। नंबर 1 कैल्सिनेशन और नंबर 2 रोस्टिंग। ठीक है, अब जगह कम है, क्या करें, फटाफट नोट करो, फिर देखते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। चलो देखते हैं कैल्सिनेशन फटाफट। चलो पहले रोस्टिंग देख लेंगे। रोस्टिंग थोड़ी इजी है, वैसे दोनों ही इजी है, हार्ड तो कुछ भी नहीं है। रोस्टिंग जो हम एक दूसरे करते रहते हैं वो वाली नहीं, कैसे करना, इसके अंदर में मेटल का मतलब जो रोस्टिंग है वो हम करेंगे जो सल्फाइड्स की प्रेजेंस में होंगे आपके। तो मेटल प्रेजेंट एज सल्फाइड्स आर heated in presence of ऑक्सीजन। ठीक, तो ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ऑक्साइड्स में। तो देख लो, जैसे जिंक ऑक्साइड है, सॉरी पहले ही जिंक ऑक्साइड बना दिया, जिंक सल्फाइड, ये एक और है, जिंक ब्लेंड है। ठीक, इसका हमें क्या करना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे हीट कर देना, और हीट करके निकल जाएगा अपना ZnO। अब आप सोच रहे हो भैया बस हो गया एक्सट्रैक्शन, इसमें तो ऑक्सीजन भी है अभी, तो नहीं, अभी एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ। ये जो जिंक ऑक्साइड होगा इसमें हमें कोई सूटेबल रिएजेंट डाल देना जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसके अंदर हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल देना, जैसे कि कार्बन, वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा इसे, यानी इसका ऑक्सीजन खुद ले लेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और यहाँ क्या मिल गया आपका, प्योर मेटल। तो इस तरीके से हो गया आपकी रोस्टिंग। नेक्स्ट देखेंगे कैल्सिनेशन समझ ही गए होंगे। कैल्सिनेशन में कौन से लेंगे हम, जो कि कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक ट्विस्ट वहां आई हुई है। तो मेटल प्रेजेंट एज कार्बोनेट्स हीटेड इन एब्सेंस ऑफ O2। बाकी सब सेम है, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करना, इसे भी रिड्यूस करना, लेकिन ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो ये ले लेंगे जिंक कार्बोनेट ZnCO3, बिना ऑक्सीजन के क्या करना, हीट कर देना, और क्या बन जाएगा यहाँ से ZnO। बाकी सेम, ZnO रिड्यूस कर देंगे कार्बन डाल के और बन जाएगा Zn प्लस CO। ठीक है, अच्छा अभी एक टेबल सी बनवा दूं तो बहुत ईजी रहेगी, फटाफट इसे नोट करो। और दो फॉर्म में प्रेजेंट है जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव है। नंबर 1 सल्फाइड और नंबर 2 कार्बोनेट्स। ठीक है, हमने क्या करना, सल्फाइड्स वाले की हीटिंग करनी, इसकी भी हीटिंग करनी। अंतर इतना, इसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, इसकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी, दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑक्साइड्स में। ठीक, और फिर ऑक्साइड को हमें क्या कर देना, रिड्यूस लाइक विद कार्बन, और वहां से हमें क्या मिल जाएगा, मेटल। और मेटल ये अभी थोड़ा इम्प्योर होगा, फिर इसे
फर्दर किस में भेज देंगे, अपना इंडस्ट्रीज वगैरह में भेज देंगे, वो अपना इसे प्योर मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। तो डायरेक्ट मेटल लिखोगे या फिर रिफाइनिंग लिख दोगे, कुछ भी लिख दोगे तो चल जाएगा, वैसे इतना लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फटाफट हाईलाइट कर दूं। इसमें क्या करना, और है, दो फॉर्म में प्रेजेंट है, सल्फाइड और कार्बोनेट। सल्फाइड की रोस्टिंग करेंगे, ठीक है, रोस्टिंग। और रोस्टिंग किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसकी क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन यानी हीटिंग करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, एब्सेंस में, ठीक है। किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन होनी चाहिए, दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑक्साइड में। और फिर उसे रिड्यूस कर देंगे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जैसे कि कार्बन, वो उसका ऑक्सीजन ले लेगा और उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, प्योर मेटल में। क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल। नेक्स्ट देख लेंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल, बहुत आसान है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से समझ लेंगे। लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑलरेडी पढ़ चुके, बस थोड़ा सा एक लिटिल बिट चेंज है, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल कैसे करना है इसका एक्सट्रैक्शन। एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में कि HgS एक लीस्ट रिएक्टिव ओर है, एक मेटल है, उसका एक्सट्रैक्शन करके दिखाओ। कुछ नहीं करना हमें, सबसे पहले हमें उसका ओर लेना, ठीक है। और इनके ओर जनरली किस में प्रेजेंट होंगे, सल्फाइड्स की फॉर्म में, सल्फाइड्स की फॉर्म में, ठीक है। अब ओर का हमें क्या कर देना, रोस्टिंग कर देनी, ठीक है। रोस्टिंग यानी हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है। तो और भी लिख दो, मरकरी का होगा HgS। उसके बाद और से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम इसकी रोस्टिंग वगैरह कर देंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास ऑक्साइड में, ठीक है। और किस वे में प्रेजेंट है, सल्फाइड में। चलो जी, कर दी इसकी रोस्टिंग, किस में कन्वर्ट हो गया, HgO के अंदर। अब हम इसके बाद क्या कर रहे थे इसमें, इसके बाद क्या करना था, हमें रिड्यूसिंग एजेंट डालना था, लेकिन यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डाल लेंगे, यहाँ हम दोबारा से हीट कर देंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हीटिंग से काम बन जाएगा और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हीटिंग से काम चल जाएगा और हमें मेटल मिल जाएगा, प्योर मेटल। तो इतना इजी है किसका, लीस्ट रिएक्टिव मेटल का, क्योंकि ये सब के सब सल्फाइड्स के प्रेजेंस में होंगे, और लीस्ट रिएक्टिव में तो ज़्यादा रिएक्टिव है नहीं, तो इसी वजह से क्या करेंगे, डायरेक्ट इनकी रोस्टिंग कर देंगे, यानी हीट कर देंगे, ऑक्साइड मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड लिख दो यहाँ, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड को कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दोबारा से हीट कर दो और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, जैसे। तो एनसीईआरटी में आपकी क्वेश्चन दे रखा, इसी तरीके से क्वेश्चन कर देना, थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज बना के लिख देना, बहुत ईजी रहेगा। तो ये आपका हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल खत्म। इसके बाद देखते हैं अपनी थर्माइट रिएक्शन, फिर एक्वारिजिया और आपके एलॉयज, फिर अपना लेक्चर कर देंगे खत्म। नेक्स्ट देखते हैं अपनी थर्माइट रिएक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, देखो जहां जहां से क्वेश्चन बनेगा वहां से बताऊंगा। अब हर एक टॉपिक में से आएगा नहीं, तो आपको पढ़ना अपने हिसाब से पड़ेगा, ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ोगे तो नंबर कटेंगे। तो थर्माइट रिएक्शन क्या है, ये एक रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसके बीच में, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के बीच में, ठीक है, Fe2O3 के बीच में। तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं पढ़ी, नहीं पता, तो प्लीज जाके फर्स्ट लेक्चर देख लो, वन शॉट अपलोडेड है ऑलरेडी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम यानी Al एंड Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड आयरन, ठीक है। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट जिन्होंने पढ़ रखा उसे पता होगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, और इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी और साथ में आयरन। तो रिएक्शन देख लेंगे, Fe प्लस Al2O3, क्योंकि Al रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से नीचे अभी देखा था, तो आयरन इसे डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ से बना देगा Fe। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कुछ गड़बड़ कर दी, उल्टा लिख दिया ना मैंने, हाँ। एल्यूमिनियम की रिएक्शन करानी, क्योंकि एल्यूमिनियम उससे ऊपर है Fe2O3 के साथ, सॉरी, यहाँ से इससे डिस्प्लेस कर देगा, ये बन जाएगा Al2O3 और साथ में आयरन और साथ में हीट।
अब कर क्यों रहे भाई, ऐसे भी मतलब में रिएक्शन कर दो। अभी जो हीट होगी ना, यहाँ लिखा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। वेल्डिंग करते हुए देखा होगा कभी किसी को, तो उसके अंदर ज़्यादातर ये रिएक्शन करते हैं। गैस वेल्डिंग अलग चीज़ है, ये वाली वेल्डिंग जिसके अंदर वो दाने दाने से निकलते हैं ना आयरन के, और वो जो रोड होगी, ठीक है, वो हो गया आपकी एल्यूमिनियम की। ठीक, तो ये रिएक्शन यूज़ करेंगे हम रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, तो इसका यूज़ भी पूछते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू join रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, फटाफट नोट करो, उसके बाद करते हैं अपना एक्वारिजिया। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एक्वारिजिया। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा आपका केस स्टडी का, एक्वारिजिया। सबसे पहले देख ही लेंगे एक्वारिजिया होगा क्या। बहुत कोरोसिव होगा नेचर में, ठीक है। इट इज अ हाईली कोरोसिव, जिसको कोरोजन नहीं पता, कोरोसिव नहीं पता, फर्स्ट वीडियो देख लो जाके, उसमें है कोरोसिव मिक्सचर ऑफ वन पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड and 3 parts of HCl and it is of orange color। ठीक है, ऑरेंज येलोइश टाइप, ऑरेंज रेड ऑरेंज टाइप का कुछ कलर होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में आपकी दिया हुआ बीकर के अंदर, तो वहां पर देख लेना, आपका थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रेड ऑरेंज था। ठीक, तो कितने रेशियो में होंगे, एक क्वेश्चन तो बनेगा कि भाई कितने कितने रेशियो में प्रेजेंट है HCl और नाइट्रिक एसिड, तो 3 रेशियो में होगा HCl, और एक पार्ट होगा किसका, नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, अच्छा अब काम क्या है इसका, अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा कि आपको एक डिटेक्टिव का रोल प्ले करना। एक आदमी घर घर जाके क्या कर रहा, सबका सोना ले रहा और उसे साफ करके दे दे रहा, लेकिन सबके सब लोगों ने क्या फील करा कि जब उन्होंने अपना सोना पहले उसे दिया था उसका वेट थोड़ा ज्यादा था, अब जब उनके वो हाथ में आया उसका वेट रिड्यूस हो गया। ऐसे ही वो आपके घर पे भी आया, उसने आपकी मम्मी के भी ऐसे गहने लिए, कंगन लिए, और वो चमकाने के चक्कर में हाथ में लिए, तो आपकी मम्मी ने कहा यार थोड़ा वेट रिड्यूस लग रहा। तो आपने जब उसके सॉल्यूशन को चेक करा तो आपको समझ में आया ये तो एक्वारिजिया, ये तो भैया ने पढ़ाया था, ये तो हाईली कोरोसिव नेचर में, तो आप उसे पकड़ दोगे कि भाई तू ये तो चोरी कर रहा, क्योंकि उसके अंदर जो मेटल है वो कोरोड होके, मतलब उसके अंदर से पिघल पिघल के वो सॉल्यूशन में बैठ जाएगा। अब उसने समझो हर घर से 10-10 ग्राम ऐसे कर लिया होगा, तो उसके पास तो मतलब 1 तोला 10 तोला 20 तोला सोना हो जाएगा, तो वो एक तरीके से उसने चोरी कर ली। तो ऐसे ही जो सुनार होते हैं जो आपके होते हैं, ये भी ऐसे ही काम करते हैं। जब आप साफ करवाने जाते हो थोड़ा सा मेटल उसमें से निकाल लेंगे, ठीक है, उतना उनका पता नहीं लगता। तो ये होता है आपका एक्वारिजिया, जो कि हाईली कोरोसिव होगा नेचर में, मेटल को गलाने की क्या रखेगा अपने पास, क्षमता रखेगा। फटाफट नोट करो, फिर लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आपका एलोइस। लास्ट टॉपिक हमारे लेक्चर का एलोइस। एलोइस क्या है, सिंपल सी चीज है, दो मेटल को आपस में मिला दो तो उससे कोई नया मेटल बन जाएगा, वो हो गया हमारा एलोय। दो मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिला दो उससे एलोय बन जाएगा। एलोय बनाने का फायदा क्या है, वो हमारी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी वगैरह वगैरह इंक्रीज कर देगा, जो कि हमारे लिए यूजफुल होंगे। ठीक है, तो एलोय है क्या वैसे, एलोय है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जिसमें चीज इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाएगी और पता भी नहीं लगेगा कि भाई कौन सा क्या है कौन सा क्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे alloys are the homogeneous mixture of two metals or one metal and other non metal। ठीक है, ये हो गए आपके एलोय। अब घर में आपके जैसे स्टील होगा, ब्रास होगा, निक्रोम की वायर होगी, ये सब क्या है आपके एलोयज है। तो यहाँ लिख लेंगे निक्रोम। निक्रोम में 2 वर्ड दिख रहे, एक तो निकल और दूसरा क्रोमियम, तो इन दोनों से मिलकर बनेगा आपका निक्रोम। नेक्स्ट ब्रास, ये होगा आपका जिंक प्लस, सॉरी
कॉपर प्लस लेड यानी पीबी। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, और अपना जो लोहा, लोहा भी कंप्लीटली लोहा नहीं होता, क्योंकि उसकी जो प्योर फॉर्म होगी ना वो थोड़ी सॉफ्ट रहेगी, उससे आप कोई भी वो नहीं बना पाएंगे, क्या बोलते हैं अपना, कोई भी इक्विपमेंट वगैरह नहीं बना पाएंगे। तो जो आपका आयरन होगा, प्योर प्योर आयरन होगा, प्योर आयरन, उसके साथ हमें मिक्स करना पड़ेगा थोड़ा सा कार्बन, तब जाके वो क्या बनेगा, अच्छा लोहा बनेगा। यानी क्या होगा आपका, एलोए, एलोए आयरन। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुछ एग्जांपल, बाकी एनसीईआरटी में भी आपके बहुत सारे दिए हुए। अब लिख लेंगे कुछ इनकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नंबर 1, वैसे शुरू में आपको बताई दी थी मैंने, ये कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, इट इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, दूसरा, इट इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ हीट। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी बहुत जल्दी लाने वाले। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, करंट को अपोज करना, और जितने ज्यादा करंट वायर के अंदर रुकेगा उतनी ज्यादा गर्म होगी। तो जो हमारी निक्रोम की वायर है ये ज्यादातर हमारे किस में मिलेगी, प्रेस, जो उसके अंदर वो पत्ता सा डलता है ना, उसके अंदर निक्रोम की वायर होगी। हीटर वगैरह में मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर हमें हीट की जरूरत है, करंट की जरूरत नहीं है। तो जितना ज्यादा करंट रुकेगा उतनी ज्यादा हीट बनेगी, तो उसमें मदद करेगा। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन हार्डनिंग ऑफ मेटल। तो जो आप देख रहे हैं ना अपने आसपास, लोहा, सोना, चांदी, ये अपनी प्योर फॉर्म में ना थोड़े सॉफ्ट होंगे, उससे हम ना ज्वेलरी बना पाएंगे ना अपना फर्नीचर बना पाएंगे, कुछ नहीं। तो उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दूसरा मेटल डालना पड़ेगा। जैसे आयरन के साथ, प्योर आयरन के साथ हमें क्या डालना पड़ेगा, कार्बन डालना पड़ेगा। गोल्ड, आपका जो 24 कैरेट गोल्ड होगा उससे बन ही नहीं सकती ज्वेलरी, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होगा। तो उसके अंदर हमें 2%, यानी 22 कैरेट आपका गोल्ड होगा और बाकी 2% आपका उसके अंदर कॉपर होगा, तब जाके आपका जो सोना है उससे ज्वेलरी वगैरह बन पाएंगे। नेक्स्ट, आपका ऐसी चांदी होगा, वो भी थोड़ा सॉफ्ट होगा, तो उसके अंदर हमें थोड़ा बहुत आयरन मिक्स करना पड़ेगा। तो ये फायदे हैं हमारे एलॉयज के। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। तो ये था आपका वन शॉट मेटल एंड नॉन मेटल का। इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब 1 घंटे से ऊपर के लेक्चर है तो आप देखने में आलस करोगे। तो एक पार्ट इसका हो गया अपना जितने भी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह थी वो वाला, और दूसरा पार्ट हो गया आपका मेटलर्जी, एक्वारिजिया और आपका ये एलॉयज वाला। तो आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके आराम से पढ़ना, साथ साथ अपने नोट्स बनाना, और इसके बाद इसे बैठ के आराम से रिवाइज करना, फिर लगाना एनसीईआरटी के क्वेश्चन, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट मिलते हैं एक और वन शॉट लेक्चर के अंदर, जो कि होगा आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। तब तक के लिए बाय बाय।